पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इन्होंने माननीय सतपाल जी, दो लोग नहीं, एक, एनीवन। यस, there is a order number 110. रूल नंबर 110. 110, scope of audit. debate. Yeah. Okay. Anything unparliamentary will not go on record. We will examine. Point taken. Ruling Everything. made. Yes, It please. is not Sudhanshu ji. unparliamentary. देखिए, I made my ruling. सुधांशु जी, माननीय सुधांशु जी, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है इस ढंग से, तो ही हैज टू ऑथेंटिकेट। किस बेस पे इन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी आपने का ऐसा उससे कहा, कोई you संबंध? may authenticate it. जी जी जी, प्लीज चेयर से ऑर्डर कीजिए। जी जी, ऑथेंटिकेट करिएगा। हाँ, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। Sure. Thank you. Thank you, everyone to your places. Everyone to your places. My ruling is very clear. I've heard the point of order. Anything will be examined. Anything which is not in accordance of rules will not be there. Point made. We'll move on. Professor Manoj Kumar Jha, please. शुक्रिया माननीय उपसभापति जी। मैं पहले दरखास्त कर दूं आपसे, क्योंकि चलते वक्त संजय जी का भी 6 से 8 किया गया था। हम एक ही लेवल पे हैं। मैं चुनाव हार के 3 पे आया, वो बगैर हारे 3 पे आ गए। खैर, माननीय सभापति महोदय, मैं शायद इस सदन में शायद 2-3 लोगों में से हूं जो आज सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं बोल रहा हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। आई एम वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, और मैं सदन के अपने पुराने साथियों को याद कराऊंगा जो कभी इधर थे, आज उधर हैं। 18 में जब मैं आया इस सदन में, पुरानी बिल्डिंग में, पहला इंटरवेंशन मेरा था एनटीए के खिलाफ, क्योंकि मुझे मेरे कोलीग्स और स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। नड्डा साहब हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर ये कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स काम नहीं करेंगे। यू हैव टू डिसमेंटल द सोर्स ऑफ द डिजीज, एंड सोर्स ऑफ द डिजीज इज एनटीए। थ्रो दैट इन वेस्ट बे ऑफ बंगाल। मैं ये कह रहा हूं, आधार पे, निराधार नहीं है सर। आपके अंदर भी आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, आपके सांसद भी जानते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम सब तारीख 30 जुलाई, आज हम यहां बैठ के इस बिल पे चर्चा नहीं कर रहे होते, कुछ और एजेंडा होता। बहुत सारी चीजें सदन के पिछले सत्र और नए सत्र के बीच में हुई। अरिस्टोटल कहते हैं इथोस। आपने लीकेज करवाई पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज की लीकेज से शक्तिवर्धन हुआ और उसको चाणक्य नीति कहा गया। वोटर की चिंता नहीं की गई। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई लेजिस्लेशन क्रेडिबल लाते हैं तो उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी आवश्यक है। ये मॉरल कंपास आपका थोड़ा वीक है, और ये शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूं, सहयोग और सलाह के। पूरा आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन को मैं 1 घंटे में समझा सकता हूं कहां दिक्कत हुई है। स्वर्णिम काल पहले भी नहीं था, लेकिन आज हालात बहुत विपरीत है। हम जयंत जी से बात कर रहे थे टेट वालों को लेकर के। 53-54 की उम्र में कहते हैं आप कि उनको फिर से एक परीक्षा देनी होगी। सर, वाइस चांसलर को कौन सी परीक्षा पे नियुक्ति हो रही है? द वाइस चांसलर who do not understand the meaning of the university, they are heading the university, they are ruining it, they are decimating the very idea of sir, मैं कोई अतिरिक्त तावड़े जी, मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर शाह, सर, लेट मी फिनिश। जानते हैं, I'll give you the time। आपने उनका नाम लिया है तो अलाउ करें। अगर आप यील्ड कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे बात। He is not yielding at this moment. नहीं, मैं यील्ड करने को तैयार हूं। You are yielding. Okay, please. Sir, since मैं यहाँ कोई खलल डालने के लिए नहीं खड़ा। I'll stop the time. I'll stop the. Please stop the clock. Member of Parliament. Please stop the clock. Yeah. Because he took my name. Yes. Just a very pointed observation with regards to the TET issue that he raised. We've had conversations, as many stakeholders are concerned with that issue. It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire
with regard to that issue, sir. Point made, Professor Jha. Professor Jha. Wilson, Mr. sir. Wilson, please. Wilson, Mr. Wilson, sir. please. Professor Jha. Professor Wilson, Jha. let me finish Professor my argument. Jha. Professor Jha. Professor Jha. Let me finish my argument. I'm capable enough Professor Jha. to put forth my argument. Professor Jha. Please. Professor Jha. माननीय सभापति महोदय, आज मैं एक और चीज कहता हूं। आज ये पूरी बहस जैसे कोविड के वक्त में लोग देख रहे थे, आज भी देख रहे होंगे, और सरकार और सदन देखेंगे कि बहस का स्तर क्या था, चर्चा शिक्षा पे हो रही थी या नहीं। हम प्रिवेंशन को एलिमिनेशन तक नहीं ले जा पा रहे हैं। मैं जानता हूं दो मंत्री, सर मैं आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगा, घंटी ऐसे ही बहुत बज रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, दो मंत्री यहां बैठे हुए हैं जो पूरे डायलॉग में रहे, काश डिसीजन मेकिंग में भी हमेशा इनकी भूमिका हो। यहां हम क्या कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष, मैं लोकसभा में देख रहा था, जेन जी की लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश हो रही है। दैट्स पैथेटिक, ऑब्सीन, डोंट डू दैट। दे डोंट वांट यू टू कॉपी देयर लैंग्वेज, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न। जहां आप फेल कर रहे हैं, सटा के वीडियो बना लेने से बात नहीं बनती है। एक आखिरी टिप्पणी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मूवमेंट, आई टीच दिस पेपर। 1968 फ्रेंच मूवमेंट, डेनियल कॉन बेंडिट, तारिक अली, फ्रांस में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, और वहां चर्चा क्या थी जानते हैं सर? ये लैंग्वेज पर जो बात हो रही है, द स्टूडेंट सेड द मोर आई मेक लव द मोर आई वांट टू मेक रेवोल्यूशन। बस जेन जी की लैंग्वेज पे सवाल मत करिए, थैंक यू। भाव समझिए, Thank you. भाव नहीं समझेंगे Thank you. तो अगले आंदोलन के लिए तैयार Thank you. रहिए। Thank you. इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी। Thank you, Professor Jha. श्रीमान रविचंद्र वड्डी राजू जी, श्रीमान रविचंद्र वड्डी राजू। Thank you, sir. The public examination prevention of unfair means amendment bill 2026 पे बात करने का मौका दिया है, इसके लिए thank you very much, sir. I am speaking in Telugu. ఆధార్ను విజయవంతంగా నిర్వహించిన టెక్ దిగ్గజం నందన్ నీలేకని నేతృత్వంలో టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయడాన్ని మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్వాగతిస్తుంది. వీఆర్ సపోర్టింగ్ దిస్ బిల్, సార్. ఒక పరీక్ష అనేది కేవలం ఒక ప్రశ్నాపత్రం కాదు, దీంట్లో కొన్ని మా సూచనలు ఉన్నాయి, కొన్ని అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి సార్. మేము సలహాలు సూచనలు ఇవ్వదలుచుకుని మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారి తరఫున, ఒక పరీక్ష అనేది కేవలం ప్రశ్నాపత్రం కాదు సార్, అది ఒక విద్యార్థి జీవిత లక్ష్యం. ఒక కుటుంబం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పడిన కష్టం, ఒక కుటుంబం, ఒక తల్లి కన్నీరు, ఒక తండ్రి చెమట, ఒక యువకుడి భవిష్యత్తు సార్. అలాంటి పరీక్షల్లో ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ అవ్వడం, అక్రమాలు జరగడం అంటే కేవలం చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం మాత్రమే కాదు, ఈ దేశ యువత నమ్మకాన్ని దెబ్బతీయడంగా భావిస్తున్నాం. నీట్ లీకేజ్ తర్వాత 20 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారు సార్. ఆ విద్యార్థుల కుటుంబాల శోకం అందరి హృదయాలను కలిచివేస్తుంది. విద్యార్థులు, యువత ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా స్పందించే పార్టీ బీఆర్ఎస్ సార్. నీట్ లీకేజ్కి వ్యతిరేకంగా సాగిన ఉద్యమాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సంఘీభావం ప్రకటించింది. మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఐటీ శాఖ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కూడా తన పుట్టినరోజు వేడుకలను ఆపుకొని 24వ తారీఖున హైదరాబాద్లో విద్యార్థులతో కలిసి దీక్షలో పాల్గొన్నారు సార్. ఉద్యమం సందర్భంగా విద్యార్థులు, యువతపై పోలీసులు చేసిన బల ప్రయోగానికి వ్యతిరేకంగా కూడా కేటీఆర్ విద్యార్థులతో కలిసి గలమెత్తారు సార్. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులకు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ అమ్మాలని చూస్తుంటే కూడా ఆ విద్యార్థుల కోసం కష్టపడ్డారు సార్. విద్యార్థులు, యువత పెట్టిన ఏవైతే ప్రభుత్వం అంగీకరించిందో వాటిని చిత్తశుద్ధితో అమలు చేయాలి సార్. ఆ విద్యార్థులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఘనంగా నివాళులర్పిస్తుంది సార్. ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థులకు, కుటుంబాలకు తగిన నష్టపరిహారం చెల్లించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్. వారి కుటుంబంలో కూడా ఒక జాబ్ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మా పార్టీ ఆలోచన సార్. దాని మీద కొంచెం హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్లో ఆలోచించాలని కోరుతున్నాం సార్. గత కొన్నేళ్లుగా దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో నియామక పరీక్షలు, ప్రవేశ పరీక్షల్లో ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలు జరిగాయి. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాసినా కొద్దిమంది అక్రమాలకు పాల్పడిన కారణంగా మళ్ళీ పరీక్షలు రాయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది సార్. వారి సమయం పోయింది, వారి మానసిక స్థైర్యం దెబ్బతిన్నది, వారి కుటుంబాల ఆర్థిక భారం పెరిగింది సార్. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం 2024 చట్టాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఈ సవరణ బిల్లును తీసుకురావడం స్వాగతించబడింది సార్.
ఈ బిల్లులో శిక్షలను పెంచడం, ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయడం, 2 నెలల్లో దర్యాప్తు పూర్తి చేయాలని నిర్దేశించడం, 3 నెలల్లో విచారణ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం, ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయడం వంటి అంశాలు ఇవన్నీ సరైన దిశలో వేసిన అడుగులే సార్. ఈ బిల్లులో వ్యక్తులకు విధించే జైలు శిక్షను పెంచారు, భారీ జరిమానాలు విధించే అవకాశం కల్పించారు, పరీక్ష నిర్వహణలో భాగమైన సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల మరింత కఠిన శిక్షలు ఇచ్చేలా తీసుకునేలా చేశారు. పరీక్షలో అక్రమాలకు పాల్పడిన సంస్థలకు 8 సంవత్సరాల వరకు డిబార్ చేసే నిబంధన తీసుకొచ్చారు. సంఘటిత నేరాలకు కనీసం 7 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, భారీ జరిమానాలు విధించే అవకాశం కల్పించారు. ఇవన్నీ కఠిన చర్యలే సార్. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభిప్రాయం చాలా స్పష్టంగా ఉంది సార్. శిక్షలు పెంచితేనే సమస్య పూర్తిగా శాశ్వతం కాదు. నీట్ లీకేజ్ నేపథ్యంలో 2024లో ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ రాధాకృష్ణన్ నేతృత్వంలో కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తే అదే సంవత్సరం అక్టోబర్లో 101 ప్రతిపాదనలతో నివేదిక ఇచ్చింది సార్. ఆ ప్రతిపాదనల అమలుపై ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకొని ఉంటే నీట్ లీకేజ్ సమస్య ఉత్పన్నమయ్యే పరిస్థితి తలెత్తేది కాదని మా పార్టీ భావిస్తుంది సార్. 2 ఏళ్ల క్రితం పార్లమెంట్ వేదికగా ప్రభుత్వం పరీక్షల లీకేజ్ జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటామని భరోసా ఇచ్చినా లీకేజీల పరంపర కొనసాగింది సార్. వరుస పేపర్ లీకేజీల ఘటనలతో విసిగి వేసారిన విద్యార్థులు, యువత విధులేని పరిస్థితుల్లో వీధుల్లోకి వచ్చారు సార్. ఓపిక, సహనం నశించే ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు జన్జీ తరం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఉద్యమించింది సార్. ఈ బిల్లు మొత్తం పేపర్ లీకేజ్ జరిగిన తర్వాత ఏం చేయాలనే దాని మీద దృష్టి పెట్టింది కానీ సార్, పేపర్ లీక్ జరగకుండా ఎలా అడ్డుకోవాలనే అంశంపై కూడా సమానమైన దృష్టి పెట్టాలని భావిస్తున్నాను సార్ మా పార్టీ. ఈ రోజు పరీక్షల నిర్వహణ పూర్తిగా డిజిటల్ వ్యవస్థలపై ఆధారపడి ఉంది సార్. ప్రశ్నపత్రాలు డిజిటల్గా తయారవుతున్నాయి, డిజిటల్గా పంపిణీ అవుతున్నాయి, డిజిటల్గా భద్రపరుస్తున్నారు. అందువల్ల సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఎన్క్రిప్టెడ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ బయోమెట్రిక్ యాక్సెస్, జియో ట్యాగింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఆధారిత పర్యవేక్షణ వంటి ఆధునిక భద్రతా వ్యవస్థలను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలి సార్. ప్రతి పరీక్షకు ముందు స్వతంత్ర సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ నిర్వహించాలి సార్. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సార్, రాధాకృష్ణన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిషన్ ఇచ్చిన సిఫార్సుల అమలును పట్టించుకోని పరిస్థితిని ఇప్పుడు వచ్చే నందన్ నీలేకన్ కమిషన్ విషయంలో కూడా అలా చేయొద్దని మా పార్టీ సూచనలు ఇస్తుంది సార్. పరీక్షల నిర్వహణపై విద్యార్థుల, యువత కోల్పోయిన నమ్మకాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడంలో నీలేకని మంచి సిఫార్సులు చేస్తారనే నమ్మకం ఉంది సార్. ఈ బిల్లు ప్రకారం 2 నెలల్లో దర్యాప్తు, 3 నెలల్లో విచారణ పూర్తి చేయాలని చెప్తుంది సార్. ఇది మంచి నిర్ణయం. ఈ లక్ష్యాలు సాధించాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు తగినంత మంది దర్యాప్తు అధికారులు, డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు, ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు, అవసరమైన మౌలిక వసతుల సదుపాయాలు కూడా కల్పించాలి సార్. లేకపోతే చట్టంలో రాసినన్ని గడువులు కాగితాలకే పరిమితమవుతాయి సార్. ఈ బిల్లు హైకోర్టులో 2 న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం ముందు అప్పీల్ చేసే అవకాశం కల్పించడం కూడా మంచి అంశమే సార్. దీనివల్ల న్యాయ పర్యవేక్షణ మరింత బలపడుతుంది సార్. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నేను ప్రభుత్వానికి ఒక ముఖ్యమైన సూచన చేస్తున్నాను సార్. ఒకటి, ఇమ్మీడియట్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్, 2 ఎన్క్రిప్టెడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ బేస్డ్ మానిటరింగ్ అండ్ సర్వేలెన్స్, ఇండిపెండెంట్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ సార్, యూనిఫామ్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ ఆల్ ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీస్ సార్. వీటి ద్వారా సమస్యలు తొందరగా సాల్వ్ అవుతాయని చెప్పేసి నమ్ముతున్నాం సార్. ఇంకా తెలంగాణ దేశంలో ఉన్నత విద్యకు, ఇంజనీరింగ్కు, ఫార్మాసిటికల్కు, మెడికల్కు, విద్యకు, పోటీ పరీక్షలకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఎదిగింది సార్. ఇవన్నీ కూడా మా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో బ్రహ్మాండంగా చూసుకున్నాయి సార్. విద్యార్థులను కడుపులో పెట్టి చూసుకున్నాయి సార్. ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణ నుంచి లక్షలాది మంది యువత యూపీఎస్సీ, ఎస్ఎస్సీ విద్యార్థులు వారందరికీ నిజాయితీగా చదివితే ఉద్యోగం వస్తుందనే నమ్మకం సార్. ఇవన్నీ కాకుండా సార్, ఓవర్సీస్ లోన్స్ ఇచ్చి విద్యార్థులను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఓవర్సీస్ లోన్స్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. దీంట్లో ఏ రాష్ట్రం 10 జిల్లాలు ఉన్నటువంటి 10 జిల్లాలు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 33 జిల్లాలు చేసుకొని ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి చాలా మంది 11,000 మంది విద్యార్థులు గుర్తుంచుకోవాలి సార్. ఇది కూడా నీట్ ఎగ్జామినేషన్ మీద కూడా మా ప్రభుత్వం ఒక సూచన ఇస్తుంది సార్. ఏ రాష్ట్రంలో అయితే నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ రాష్ట్రం పరిధిలో ఉంటే ఆ రాష్ట్రం కనుక ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహించుకోగలిగితే ఎక్కడైనా పేపర్ లీకేజ్ జరిగితే ఆ రాష్ట్రం మట్టుకే ఆగిపోతుంది తప్ప దేశం మొత్తం కూడా విద్యార్థుల భవిష్యత్తు గల్లంతు కాదని చెప్పేసి అదొక ముఖ్యమైన సూచన. దేశంలో మొత్తం లాగా ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటే ఆ రాష్ట్రం బాగుంటుందని మా పార్టీ భావిస్తుంది సార్. కాలేజీల నిర్మాణం సార్, తెలంగాణ రాష్ట్రం సార్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజల ట్యాక్స్ సార్, పేద ప్రజల ట్యాక్సుల రూపంలో కట్టించిన
మెడికల్ కాలేజ్ సార్ 33 మెడికల్ కాలేజీలు దాని మీదనో ఆ కాలేజీలేమో తెలంగాణ రాష్ట్ర సొమ్ము సార్, అధికారం మాత్రం విద్య కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని. ఇది బాగాలేదు. 15% సీట్లు తీసుకొని నీట్ ఎగ్జామ్ ద్వారా వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు 85% పోటీ చేస్తున్న చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులతో పోటీ పడలేకపోతున్నారు సార్. అది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరు ఏ రాష్ట్రానికి ఉంటే ఆ రాష్ట్రానికి ఇస్తే బాగుంటుందని సార్. ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, ఓబీసీ రిజర్వేషన్ కూడా అమలు చేయాలి సార్. ఓబీసీ రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామని చెప్పేసి అధికారంలోకి వచ్చింది సార్ పార్టీ. విద్య, ఉద్యోగం, చట్టసభల్లో కూడా అది అమలు చేస్తే బాగుంటుంది సార్. 1 మినిట్ సార్. దేశంలో 50 నుంచి 60% మంది ఉన్నటువంటి ఓబీసీ దేశంలో ఓబీసీ 50 నుంచి 60% మంది ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని విద్యార్థులను ఆదుకోవాలి సార్. ఇది ఖచ్చితంగా మా పార్టీ విద్యార్థుల పట్ల ఓబీసీలకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలి సార్. కేంద్ర ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలి సార్. सर मैं बोल रहा हूँ देश का स्टेट का इश्यू नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देश में बोल रहा हूँ. देश में 56 to 60% ओबीसी लोग हैं सर. इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए चाहिए. मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ सर, हमारे स्टेट में 56% ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए चाहिए सर. सर फाइनली सर इसका ये कर दिए तो ओबीसी का हमारा फाइनल है सर. नीट एग्जाम भी किसका स्टेट का रूल वो दिए तो अच्छा रहता बोल के सर. ये बिल अच्छा बिल है सर. इस नंदन नीलेकन को लिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. इस बिल को हमारा बीआरएस पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं सर. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you. Dr. John Britas. Sir, thank you, sir. Sir, as you will appreciate, legislation per se is not a panacea for a crisis of this magnitude. This government intends to treat the symptom, not the disease. That is my complaint. Sir, I would invite the attention of the Honorable Minister. I have personal regard for him. 2 years back, when this bill was brought, what did he say? The sum and substance of his sentence was this. Kiran Rijuji, suniye. With this legislation, paper leaks, scams, corruption, irregularities will be obliterated. 2 साल पहले बोला था. It has actually gone up. The magnitude has grown. Same thing is being repeated by the minister when he brought a amendment on the floor of the House. Sir, now they say that Nandan Nilekani fast track will, and along with this amendment will solve the crisis. Sir, there was a committee earlier, Radhakrishnan committee. The report of Radhakrishnan committee is still gathering dust. What has happened to that? Now all of a sudden, Nandan Nilekani is the, what is the blue chip of this government. Sir, what did our Prime Minister comment about Nandan Nilekani when he was put in charge of the Aadhaar? Sir, I would admire the Prime Minister for his prediction, because now Aadhaar doesn't have a value, scrap of paper. It doesn't even enable you to become a voter in this country. So what he talked about Nandan Nilekani when he was made an Aadhaar chief was absolutely correct, sir. Sir, now this committee pay committee, sir. Sir, you know that. You're a parliamentarian, seasoned politician. A committee pay committee. That is the biggest crisis of this country. Sir, Jaspal Bhatti ka Ulta Pulta program, you must have seen that. Committee bita do, meeting bula lo, chai samasa mangwa lo, mamla legna do. Finish the thing. They have another committee over Radhakrishnan committee. I would plead this government. This is not a partisan issue. This is concerning the dreams of our own children. Let us be aware of that. Let us not treat the symptom. Let us go into the root cause of this crisis. Sir, I will tell you what has happened. The ecosystem, the structure. We deliberately, that means you, weakened the public education. Created and propelled coaching industry in this country, which is flourished. Collusion between the structure and the coaching industry. Sir, you know what is the turnover of the coaching industry? Annual turnover? Minister, 1.4 lakh crore. And
the conservative estimate is that if you add the money being spent by every household, the total volume is something like 15 lakh crore being spent by the households for preparation as well as for coaching industry. Sir, that is the issue. Since the stakes are so high, corruption comes. And you don't have a system which is impeccable enough to prevent it. What is the system? NDA. 15. I thought my friend Jayenda, he's a brilliant, erudite You're person, again sir. taking his name again, he will ask. No, sir. When Dharmendra Pradhanji resigned, I thought he would be made the cabinet minister. He should have been. Anyway, forget about it. It is there. Dadaji, you still has a chance. Please. Because additional charge. Now, sir, see, let us think about the situation. Now, sir, NDA, everybody has said. Now, probity in public life, sir. Sir, this is not something which is some BJP or CPM or Congress, sir. See, the higher education. Who is at the helm of the higher education? The department secretary. There were charges against him. 1.16 crore being siphoned off from the subsidy. I just only plead with the government. Please think about our children. Now, sir, I have one more point to make on this, sir. See, why did these people, students, come to Jantar Mantar? It was not, let us be very clear, Nadaji. You were very soft on the students. I know that. You had a smiling face, unlike many of your colleagues. You called them agents from that country, this country, Pakistan, China. Cockroaches have come from Australia. Somebody said, Sanjay ji said, Dubai. Somebody said, Qatar. Sir, Kiran Rijiju Saab, the piled up angst and anger of millions of students, that was what expressed in Jantar Mantar. Please understand, don't belittle them, don't humiliate them, don't insult them. They are our own children, Neeraj Bhai. Please understand that. I understand you are nodding your head. This is the problem, sir. Sir, I was there in Jantar Mantar, sir. Almost 10-15 days. I could feel the fragrance of their determination, sir. Many a time people ask me, do you believe? I said, I believe that they will succeed because the determination was so strong, sir. Sir, you cannot solve tears of these children with tear gas. You cannot break their determination with pellets. You cannot put them down with chili bombs or with lathis, with nails. Let us understand. They have the himmat, courage, boldness to take on anybody. That is what should be known, sir. Sir, the hypocrisy, I will tell you one. See, decolonization, against everything against foreign, changing names of the places. Allahabad become Prayagraj. What is Shahjahanabad becomes Indraprastha, sir. TK, we don't. Vasudeva Kudambanga, sir. Sir, I can tell you, 60% of the cabinet ministers, their children, grandchildren study abroad, sir. Of course, Prime Minister doesn't have children, and 3 cabinet ministers are spinsters. But let us understand that. But think about the hapless students, our children, they don't have anywhere to go, sir. Sir, I would enthuse my friends in the Congress party. When Gandhiji came, what did Nehru talked about it? Discovery of India. The power of fear just went away. That fear went away. Jantar Mantar, because of that, fear has lost its voice. Courage now speaks for us. It's beyond the causes of the children. We are regaining the democratic space in this country, which was being eclipsed by intoxicated absolute power. That is what is something to be underscored, sir. Sir, now I will say one more thing, sir. Sir, our concept of education, let us be very clear about it. It is to ignite our children, to discover, to explore, to find, not put them down, sir. Sir, you know, you must be having children. Just look at their face there. They're unhappy, tensed always. That happiness has vanished. The parents, see, every parent in this country, family in this country, weave their dreams around their children, sir. So in a country of our nature, see, a family can escape the clutches of
the suffering, clutches of poverty, and they pin their hope on their son and daughter. That's why huge investment. They even pledge their house, hypothecate, everything, sell everything, prepare their children for getting into an engineering college or a medical college. Sir, when the paper leaks happened, they completely crestfallen, angst and fear, angry. Sir, we should understand, we should change this system instead of passing a bill, legislation. That will not solve our crisis. Sir, this is an important thing. conclude. I'm speaking for your children, our children. Please conclude. Please, sir, now what I say is that we have to address this nation. It's not merely. Now, sir, while addressing the nation, sir, Vice Chairman, sir, the Parliament is the fourth. Now the newfound Parliament of our Prime Minister is Instagram. And the newfound electronic machine that is suitable for the Prime Minister is teleprompter. We'll have to And the suitable time is midnight. Sir, I am only pleading with you, sir. The nation wants to hear our leaders to come to the floor of the House, not only Jitendra Singh. I have regard for him, sir. But I want to know what our leaders think. Sir, when our children were literally thrashed, brutally assaulted on the street of capital city, which is the capital of mother of democracy. Sir, is there an answer, sir? Many people are asking, sir. Sir, 30 seconds, sir. 30 seconds. I'll tell you. Thank you. Oh, Please. 30 seconds. On that day, along with Shivadasan and Please, Rahim, please. 30 seconds. On that day, along with Shivadasan and Rahim, I went out to see the march. Sir, the hapless children were beaten left and right, and many people were kept in the van for Thank you. hours We'll together. have to move on. Sir, I want my suggestion. Last point. My suggestion is, Please. that, sir, let Please. us decentralize the system. Thank you. Scrap the Thank you. NDA. Thank you. Review the need. Thank you. Let us bring all the stakeholders together. Let us put our heads together, because we always claim that we have a dividend. What dividend? Youngsters. Demographic dividend. Thank you. If you want to have the demographic dividend to enrich this nation, let us solve this crisis. Thank Let you. us demolish the structure of corruption, Thank you. inefficiency. Thank you. That is Thank the only you. way, sir. Thank you very much. Thank sir. you. Honorable Minister for Parliamentary Affairs. John Britas ji is a hardcore communist. He loves movement, agitation. I want to ask him one question. There was a student agitation all over the country. You tell me which is better, listening to the students' voice and bringing the bill to address their issue is better, or when there is agitation, to crush the agitation, to impose emergency is better? You tell me. We are addressing the issues of the student. He is talking about crushing the agitation. Here, this is the government, very sensitive to the issues of the students. Response. Sir, I am deeply honored by the question of the Parliamentary Affairs Minister. Sir, if there was an emergency, we all opposed it. We all suffered it. But, Kiran Rijiju Saab, now there is a undeclared emergency in this country. You brought this piece of legislation only because of this protest. If there was no protest, you would not have bring this bill in this hurried manner. Thank you. So You this made your point. answers your question. Thank you. Shriman. Minister of Parliamentary Manu Affairs, I want to remind the Minister of Parliamentary Affairs that the head of the RSS wrote to Indira Gandhi 3 times defending the emergency. Yes. The head of the all Thank matter you. of record. Thank you. I will authenticate it. Thank you. I will We'll move on. authenticate it. We will move on now. Devraj. We have taken all I will points. authenticate it. We have taken. I will See, we cannot authenticate extend it. the debate. 3 I'm not times. taking. Nothing goes on 3 record. times. Nothing goes on record. Please, everyone. Nothing goes on record. Nothing goes on record. I want silence in the House, please. Nothing more goes on record.
No, 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 I'm not allowing. I'll not allow this debate to go on. We will now cease all conversations, please. Thank you. Shriman Chaudhry Mohammad Ramzanji. It was already decided and the sense of the House was taken earlier. Thank you. Honorable sir, यहाँ करीबन half a dozen of ministers are here beside of the honorable members. लेकिन मैं एक अपील करना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, खासकर जो हमारे स्टेट के जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं यहाँ पर. We have a NEET institute at Srinagar, लेकिन for the last 3 years we don't have the director there. An officer from Chandigarh is running NEET institute at Srinagar continuously for the last 3 years. My humble appeal to the honorable minister is this: kindly post some director there who can look after that institute there. And coming to the bill, sir, ये बिल जो यहाँ पर आई बड़ी इंपॉर्टेंट बिल है. मैंने इसको स्टडी भी किया है. नाम तो इसको दिया गया है कि ये रिफॉर्म बिल है, लेकिन जो मैंने इसमें देखा कि इसमें सिर्फ पनिशमेंट्स बढ़ाए गए हैं और फाइन्स 10 करोड़ तक फाइन बढ़ाया गया हो और पनिशमेंट जो है 10 साल तक पनिशमेंट दी गई है और फास्ट ट्रैक का जिक्र किया गया है. अगर पनिशमेंट से ही मामले हल होते तो कत्ल के केस ना होते आजकल, क्योंकि उसमें भी डेथ पेनल्टी है. लेकिन हम देखते हैं कि कत्ल केस आए दिन होते रहते हैं. पनिशमेंट बढ़ाने से यहाँ के हाई स्टेक्स इतने होंगे, पैसे के, दौलत के, लालच के, तो उधर जुर्माना आप कितना भी बढ़े उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. बेहतर तो ये होता था अगर इस बिल में ये बात देखी जाती कि रिफॉर्म्स हम कैसे करें, पेपर सेटिंग के टाइम से अप टू एग्जामिनेशन हॉल तक, जब तक ये पेपर पहुंचते हैं वहां तक ये कैसे सिक्रेसी रहे, ये कैसे फूल प्रूफ तरीके से वहां पर जाए, वो बेटर होता है. लेकिन इस चीज़ में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है. अगर ये गवर्नमेंट सिंसियर होती तो 2024 में जो राधाकृष्णन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था कोई 184 पेजेस का, उसमें जो उन्होंने रिकमेंडेशन जो दिया है, मैं समझता हूँ कि उसमें 50% से भी कम जो रिकमेंडेशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो गई हैं. तो ये दिखाता है इस सरकार की जो सिंसियरिटी है वो कितनी सीरियस थी. रहा सवाल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा, इस वक्त हमारे कंट्री में 2,45,000 केसेस फास्ट ट्रैक के कोर्ट्स में हैं जो काफ़ी टाइम से हैं और उनका कहीं कोई हल भी निकलता नहीं है. अब ये मजीद ये फास्ट ट्रैक बनाने से एक और फास्ट ट्रैक ये कोर्ट्स ऐड होंगे, नतीजा कुछ नहीं होगा. और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो ऑलरेडी हमारे कंट्री में करीबन 775 तो ऑलरेडी हैं. अब कितने बनाएंगे? अगर नॉर्मल तरीके से इसको डील किया जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद बेहतर होता. सर, ये जो पेपर लीक्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पेपर 30 seconds. हाँ सर, You have another speaker. That is fine. 3 मिनट वाले को 6 मिनट भी दे दे. सर, List better, please. एवरी पेपर लीक जो भी होता है इससे ड्रीम्स शैटर होते हैं, खासकर उन जवानों के जिनको अपने फ्यूचर पर नज़र होती है. तो मैं समझता हूँ कि जो टाइम एंड अगेन पेपर लीक्स यहाँ पर होते हैं, खासकर जो 2024 में जो नीट यूजी के ये पेपर्स लीक्स हुए हैं, इसने शेक किया द कॉन्शियंस ऑफ द कंट्री एज साइड. हमारे बच्चे नौजवान जंतर मंतर में जमा हो गए और वो किसी कयास के लिए नहीं जमा हुए थे, बट दे वांटेड जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट. लेकिन दे वर ट्रीटेड एज एंटी सोशल एलिमेंट्स, एज ए टेररिस्ट. और उन पर लाठी चार्ज हुआ, उन पर दे वर किक्ड, द गर्ल्स वर मोलेस्टेड. RF ने पायलट्स फायर किए, 1 मिनट ले लूँगा, फायर किए करीबन 2 राउंड्स और 15 के करीब इलेक्ट्रिक शेल्स चले और 55 नॉन इलेक्ट्रिक शेल्स बिसाइड्स AK-47 राइफल भी बिहार में देखने को मिला. मैं स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सिर्फ एक्शन चाहते थे अगेंस्ट दोज हु हैड डन दिस वायलेंस. मैं तो यहाँ पर ये गुजारिश करूँगा यहाँ पर कि
action should be taken against those who were involved. Besides, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए इस सारे मामले की तहकीकात की जाए। और जहां तक रियासत जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, एलजी के दौर में हमने रिपीटेडली वहां पर पेपर लीक्स होते हैं। पेपर लीक सब इंस्पेक्टर एक से हाफ ए मिनट सर, सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट हुई, उसमें भी कैंसिल किया गया। We have another member from your party speaking again. उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियर का, उसके बाद असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ये जो था उधर भी ये पेपर लीक्स है और बार-बार ये कैंसिल किया गया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बिट्रेयल होते हैं उन नौजवानों के साथ जो बड़ी तवक्को के साथ आते हैं। Thank you, honorable member. Honorable Vice Chairman sir, मैं द पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। भारत में हर वर्ष अनुमानतः 5 से 7 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में भाग लेते हैं। इनमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए, नीट, सीयूईटी, जी, राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस, शिक्षक भर्ती, बैंकिंग, रेलवे तथा अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे सुरक्षित परीक्षा प्रणाली है? दुर्भाग्य से उत्तर नहीं में है। इन परीक्षाओं के पीछे केवल प्रश्न पत्र नहीं होते, इनके पीछे किसी किसान का खेत गिरवी होता है, किसी मजदूर की जीवन भर की बचत होती है, किसी माँ के गहने बिके होते हैं, किसी बेटी के सपनों की पूरी दुनिया होती है। सरकार यह संशोधन लेकर आई है। निश्चित रूप से नकल माफिया और पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या केवल दंड बढ़ा देने से अपराध समाप्त हो जाते हैं? यदि ऐसा होता तो दुनिया में अपराध कब के समाप्त हो चुके होते। दंड आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है प्रिवेंशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। माननीय सभापति महोदय, इस देश ने निर्भया कांड जैसे कांड भी देखे, जिसके बाद पूरे देश में आंदोलन हुए और सख्त से सख्त कानून बने। क्या उसके बाद रेप के मामले खत्म हो गए या देश की महिलाएं सुरक्षित हो गईं? दुनिया के कई देशों ने केवल कठोर कानून नहीं बनाए, बल्कि सिस्टम डिजाइन बदला। फिनलैंड ने परीक्षा प्रणाली में डिजिटल सुरक्षा, सीमित प्रश्न बैंक और उच्च स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण लागू किया। सिंगापुर में प्रश्न पत्र निर्माण से लेकर वितरण तक हर चरण का डिजिटल ऑडिट ट्रेल होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी दर्ज रहती है। दक्षिण कोरिया में कॉलेज स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट CSAT के दिन पूरा प्रशासन परीक्षा को राष्ट्रीय मिशन की तरह संचालित करता है। यूनाइटेड किंगडम में परीक्षा नियामक संस्थाएं नियमित रूप से स्वतंत्र ऑडिट कराती हैं। एस्टोनिया दुनिया के सबसे डिजिटल देशों में है। वहां सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी और एन्क्रिप्टेड एग्जामिनेशन आर्किटेक्चर का व्यापक उपयोग किया जाता है। भारत आज डिजिटल इंडिया की बात करता है। देश के विभिन्न राज्य केंद्र सरकार के अधीन है, तो देश के विभिन्न राज्यों की परीक्षा सुधार प्रणाली की जिम्मेदारी भी केंद्र की होनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी परीक्षा प्रणाली अभी भी कई स्थानों पर 20वीं सदी की प्रक्रियाओं से क्यों संचालित होती है। मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। पहला सुझाव यह है कि नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी इंडेक्स हो। हर परीक्षा एजेंसी का वार्षिक इंटीग्रिटी स्कोर सार्वजनिक किया जाए। जिस संस्था में बार-बार गड़बड़ी हो उसकी जवाबदेही तय हो। दूसरा सुझाव है इंडिपेंडेंट नेशनल एग्जामिनेशन ऑडिट अथॉरिटी बनाना। आज लगभग हर जांच वही संस्थाएं करती हैं जो परीक्षा भी कराती हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। तीसरा ये है कि हर परीक्षा का ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल कस्टडी रिकॉर्ड रखना चाहिए। किस समय किस अधिकारी ने प्रश्न पत्र देखा, किसने डाउनलोड किया, किसने प्रिंट किया, सबका स्थायी रिकॉर्ड बने, रिकॉर्ड बदला ना जा सके। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रियल टाइम लीक डिटेक्शन सिस्टम हो। यदि सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले असामान्य प्रश्न वायरल हो तो AI स्वतः अलर्ट जारी करे। पांचवा, देश भर में प्रोटेक्टेड विसल ब्लोअर पोर्टल का इस्तेमाल किया जाए। जो कर्मचारी या अधिकारी गड़बड़ी की सूचना दे उसे कानूनी सुरक्षा और पुरस्कार मिले। छठा, हर बड़ी परीक्षा के बाद इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाए। मैं एक और महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहती हूँ। देश में नेशनल पब्लिक एग्जामिनेशन रिस्क रजिस्टर तैयार होना चाहिए। कौन सी परीक्षा हाई रिस्क है, कहाँ प्रिंटिंग होती है, कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ डिजिटल वल्नरेबिलिटी है, हर वर्ष उसका रिस्क असेसमेंट संसद में प्रस्तुत किया जाए।
मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आती हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज विपक्ष की भी यही भूमिका है, हंगामा करना नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए सार्थक सुझाव देना। भारत ऐसा राष्ट्र बने जहां हर विद्यार्थी सिर ऊंचा करके परीक्षा केंद्र जाए, क्योंकि उसे विश्वास हो कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा, किसी माफिया का नहीं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पंक्तियां हैं, जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो। माननीय उपसभापति महोदय, यदि यह संशोधन विधेयक वास्तव में युवाओं का विश्वास लौटाना चाहता है तो इसे केवल दंडात्मक कानून न बनाइए, इसे ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी, फेडरल कोऑर्डिनेशन और स्टूडेंट राइट्स का व्यापक कानून बनाइए, तभी यह कानून इतिहास में याद किया जाएगा। अन्यथा यह केवल एक और संशोधन बनकर रह जाएगा। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि विपक्ष द्वारा दिए गए इन रचनात्मक सुझावों को गंभीरता से ले। और एक बात कहना चाहूंगी कि नीट जैसी आज नीट जैसी, बस 30 सेकेंड, आज देश में नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी होती है इतनी महंगी हो गई है कि एक किसान का बेटा या एक गरीब का बेटा नहीं कर सकता। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सरकार अपने तरफ से कोचिंग सेंटर्स बनाए गरीब छात्रों के लिए, जैसे कि हमारे राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। उन्होंने 30 ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों का चुनाव किया है जिसे सरकारी खर्च पर वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करा रहे हैं, वो भी कोटा से वहाँ के इंस्टीट्यूट को यहाँ बुलाकर स्मार्ट क्लासेस बनाकर सरकारी खर्च पे वो खाना पीना, रहना और पढ़ाई की तमाम सुविधाएं वो दे रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था केंद्र सरकार भी करे और देश के सभी राज्यों में करें, क्योंकि सभी राज्य केंद्र सरकार के अधीन है। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमान संजय राउत जी। थैंक यू सर। सर, मैं शुरुआत करता हूं, एक लाइन है पाश कवि, वो लिखते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। भारत के लाखों युवकों का सपना मर गया है या मारा गया है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर उन सपनों पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, लाठियों को किले लगाकर मारा गया बच्चों को, और आखिर में पैलेट गन चलाकर युवकों के सपनों को खत्म करने की कोशिश की। सर, इस सदन में यहां भी और वहां भी बहुत से ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई है, लेकिन मुझे आश्चर्य और दुख भी है कि वहाँ इतने बड़े बड़े छात्र आंदोलन से बैठे हुए नेता है। नड्डा साहब खुद छात्र आंदोलन से आए हैं, विनोद तावड़े जी आए हैं, और भी बहुत लोग हैं। किसी को ये नहीं लगा कि बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चे का अनशन चल रहा है, जाकर हमारी संवेदना उनके साथ बैठकर व्यक्त करें, उनको थोड़ा सा समझाए। इमरजेंसी की बात होती है हमेशा यहाँ, इमरजेंसी की जो शुरुआत है छात्र आंदोलन से ही हो गई ना, बिहार में हो गई, बाद में गुजरात में हो गई। तो अभी आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों है? एक आंदोलन इस देश में हुआ है, बच्चों की मांग है, और बच्चों की मांग है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश के शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो रोकने की। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री डर गए, लापता है, हम ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। बहुत सी फिल्में बनती है, कहां है गृह मंत्री? बार बार जो हर बात पर बयान देते हैं, हर बात का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा लाठीचार्ज बच्चों पर हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। सर, अरे मेघा जी, देखिए सर, ये हमारी तुम्हारी करने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए।
Please, मैं महाराष्ट्र की please. बात बताता हूं, पेपर कैसा लीक होता है। पेपर लीक Please, मामले में please. सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में conclude पकड़े करें। गए, आपको मालूम है? माननीय संजय जी, सबसे ज्यादा 8 लोग महाराष्ट्र से संजय जी। हैं। आप उनके लिंक माननीय संजय निकालिए। जी। सभी सरकार, अरे छोड़ो भाई, माननीय संजय महाराष्ट्र जी, के जो समय लोग समाप्त पकड़े गए है। हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के Please. सदस्य हैं। माननीय महाराष्ट्र संजय में जी, पेपर लीक में जो लोग माननीय पकड़े हैं, संजय जी, समय सभी समाप्त भारतीय हो रहा जनता है, पार्टी के conclude करें। सदस्य हैं। ये मैं दुर्भाग्य से मैं यहाँ माननीय कहना संजय चाहता जी, हूँ। समय समाप्त हो सर, रहा है, देश के conclude करोड़ों करें। विद्यार्थियों के लिए conclude करें। नीट की जो एग्जाम है वो केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके जीवन और भविष्य का निर्णय करने वाली व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था सरकार की सिस्टम फेल्यूर से बर्बाद हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार माननीय को संजय जी, लेनी पड़ेगी। conclude करें अभी आपने और कानून लाया authenticate है, करें जो वो कह रहे हैं। नए कानून में क्या है? वही पुराना कानून है। माननीय 1 संजय साल जी, का we'll जुर्माना, have to 1 conclude. साल का सजा है वो 10 साल आपने कर दी। माननीय 1 करोड़ संजय का जी, जुर्माना 10 माननीय करोड़ कर संजय दिया। जी, समय समाप्त हो रहा है, उससे क्या होगा? कंक्लूड करें। समय समाप्त हो नहीं गया। सर, समय बहुत है। 35 करें, दिन, conclude करें। 35 दिन हमारे बच्चे उपोषण को Conclude बैठे, करें, अनशन संजय को जी। बैठे, तब आपका समय नहीं खत्म हो गया और अब आप 2 मिनट बात ज्यादा करना चाहते हो तो हमारा समय खत्म होता है सर? ये नहीं हो सकता है सर। ये लॉ जो है, आपने जो लॉ बनाया है, ये लॉ से कुछ होने वाला नहीं है। पेपर सेट करने वाले से नीचे तक सब ऊपर है, उनके लोग बैठे हैं, वहां ऊपर से नीचे पेपर लीक हो जाता है। ये हमने हमारे आंखों से देखा है। जो वाइस चांसलर की बात हो गई, कैसे कैसे लोग वाइस चांसलर, कुलगुरु, जो इतनी एक महान पद के ऊपर हम ऐसे लोगों को बिठाते हैं, थोड़ी तो हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारी व्यवस्था के बारे में चिंता होनी चाहिए कि हम माननीय बड़े बड़े संजय जी, 2 यूनिवर्सिटी मिनट में एक्स्ट्रा कैसे मैं लोगों दे को चुका बिठा रहे हूं। हैं, Conclude ये करें, नहीं please. चलेगा। इस देश की एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रतिष्ठा रही है। Thank you, संजय खास जी। करके महाराष्ट्र में, थैंक यू, दिल्ली में। थैंक यू माननीय संजय जी, लेकिन आप लोगों ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। थैंक यू। सर, I'll have to move on. सर, I'll have to move on, माननीय संजय जी। जिस देश Concluded. में राम मंदिर लीक होता है, राम माननीय मंदिर संजय की जी, दान पेटी conclude लीक करें। होती है, वहाँ पेपर I will लीक have to होना move on. आपके Moving लिए to the बड़ी next बात speaker, नहीं Honorable है। Minister for आप Parliamentary ये Affairs. करते रहेंगे। Time is up. आपकी Honorable फितरत Minister है। for Parliamentary Affairs. Nothing else goes on record. Honorable Minister for Parliamentary Affairs, please sit down. Time is over. Honorable Minister for Parliamentary Affairs. Nothing goes on record. Time is over. आपका Please time sit पार हो down. गया। Please sit down. मेधा जी, please. सर, Honorable हम Minister. लोग टाइम जो तय किया गया था उस हिसाब से टाइम अलॉटेड भी है। संजय राउत जी को आपने 3 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दिया, फिर भी वो खुश नहीं है। हम तो अपने सदस्यों का टाइम भी कम कर रहे हैं ताकि जैसे टाइम तय किया है समय पे बिल पारित हो जाए। तो हमने अभी लीडर ऑफ द हाउस ने तय किया कि सबका बीजेपी का टाइम कम बोलेंगे, मेंबर जितना तय किया कम बोलेंगे ताकि बिल टाइम में पार हो जाए। फिर भी काफी देर तक बैठ रहे हैं। इतना देर तक बैठ रहा तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में हमको कहेंगे भूखा प्यासा बिठा के इतना देर तक चलाया। एमपी डाइनिंग हॉल है फर्स्ट फ्लोर में और उसमें सादा खाना होगा लेकिन अच्छा स्वादिष्ट भोजन हम खिलाएंगे। मैं फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी को रिक्वेस्ट करता हूं इस बार वो भी जरूर खाना खा के जाए। थैंक यू। श्रीमान मिलिंद मुरली देवरा जी, श्रीमान मिलिंद मुरली देवरा जी। माननीय संजय जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। थैंक यू। माननीय मिलिंद जी, माननीय मिलिंद जी, माननीय मिलिंद जी, माननीय संजय जी, थैंक यू। माननीय मिलिंद जी। Sir, thank you. Sir, I rise to speak on this bill because I believe this issue goes beyond exams. It concerns the aspirations of the youth of India today. Sir, आज का युवा एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि भारत के भविष्य में हम इक्वल पार्टनर्स बनना चाहते हैं। नेशन बिल्डिंग में हमें केवल स्पेक्टेटर्स बनकर नहीं रहना है, हमें स्टेक होल्डर्स बनना है। और आज की जेनजी को शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, उन्हें केवल मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एंगेजमेंट और अपनी मेहनत का सही क्रेडिट चाहिए। सर, एक नीट एग्जाम represents years of preparation for any student. It represents sacrifices of the entire family, the blessings, the prayers of grandparents, and most importantly, all of us have gone through exams. It represents the sleepless nights of the young aspirant. So, सबसे पहले मैं अपने पार्टी की ओर से स्टूडेंट्स और उनके परिवार के सदस्यों को मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं
अनसर्टेनिटी, ट्रॉमा और बेचैनी के बावजूद लाखों विद्यार्थियों ने घबराहट के बजाय धैर्य को चुना. They prepared again, they appeared again, and most importantly, they proved themselves again. Sir, इसके साथ साथ I must commend the government for acting decisively. The examination conducted on May 3rd was cancelled. The matter was handed over to the CBI. As the minister has rightly pointed out, searches were conducted across 49 locations. 13 accused were arrested and recently charge-sheeted. A nationwide re-examination was then conducted for 20 lakh students across 5,500 centers in 551 cities in India and 14 cities abroad. 7 lakh officials and personnel were mobilized, and the entire exercise was completed within a period of just 37 days. More than 11 lakh candidates qualified, and what's very, very important and critical, the results were declared in time to protect the counseling and medical admission calendar. Sir, these actions, regardless of political differences, they deserve acknowledgement. Whatever anyone may say, these are not signs of abdicating responsibility. These are clearly signs of decisive action for which I praise this government. So the government has now brought the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill, which I will not go into details of the bill because the minister has already highlighted the salient features. The fact is that it drastically increases jail terms, fines for complicit persons, and more importantly, for potentially organized criminal networks. The fundamental difference between this bill and other serious bills is that within a time-bound manner, within 2 months of investigation, 3 months of trial, within 5 months, students will get justice. Also, the ability for the central government to constitute a special task force to investigate complicated offences that go across the country is very, very important. मैं इसके साथ-साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार का जो निर्णय है कि उन्होंने नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स को बिठाया है, जिस टास्क फोर्स के माध्यम से they will present suggestions, submit suggestions to the government of India on how to ensure that there are no leaks. Sir, I have known Nandan Nilekani ji for many, many years. He did a very, very good job in building Aadhaar. Through Aadhaar, he was able to plug leakages in the delivery of government schemes. And I have full faith that he will ensure that there are no leakages of exams in the future. So the fact is, as I said, this rises beyond politics, beyond exams. Today, 27% of our country's population is between the ages of 15 and 29. 37 crore Indians fit within this category. 2/3 of our population is now under the age of 35. This is, in my opinion, India's greatest strategic advantage. And मुझे खुशी है ये कहते हुए कि भारत सरकार आज सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, रोबोटिक्स, स्पेस, हर सेक्टर और आज खास करके न्यूक्लियर एनर्जी के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जैसे फ्यूचर सेक्टर्स में निवेश कर रही है. This, I have no doubt, will throw open many, many opportunities for the youth. And today we are seeing this across the educational institutions. IITs, NITs, VIT, they all have courses, and they are seeing that students' interest in these courses, such as core engineering, where you can study about chips, GPUs, processors design, reusable rockets to go to space, the interest levels are increasing. हमारे leader of opposition ने कहा कि इसके साथ-साथ we must create opportunities for the youth. Sir, I want to say something that no one has said so far. Global technology leaders of some of the biggest technology companies in the world, I want to quote some statistics, some names of what they have said about the opportunities the government of India is creating for its youth. The CEO of OpenAI, Sam Altman, OpenAI controls ChatGPT. What did he say? उन्होंने कहा कि India is well positioned to lead in AI, not just to build it, but to shape it and to decide what our future is going to look like. Microsoft chairman and CEO Satya Nadella, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि India is rapidly becoming a leader in AI innovation, unlocking new opportunities across the country. Microsoft, by the way, sir, also has plans to equip 10 million Indians with artificial intelligence skills by the year 2030. The CEO of the $40 billion Micron, which is one of the world's largest semiconductor companies in the world, he said, we are excited about the steps India is taking to develop the local semiconductor system. और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि Micron भारत में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है. इसके साथ-साथ गूगल का CEO सुंदर पिचाई जी, उन्होंने क्या कहा कि we are going to invest $15 billion. $15 billion is 1.25 lakh crore rupees into India, into building the entire ecosystem for data centers and artificial intelligence.
तो सर मैं इस सदन के माध्यम से भारत के नौजवान पीढ़ी, भावी पीढ़ी को कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट फॉल फॉर मिसलीडिंग नैरेटिव्स. What should have happened several decades ago is finally happening today. Sir, my colleague in the Lok Sabha, Dr. Shrikant Shinde, who you traveled with under his leadership to different countries during Operation Sindhu, he made some very constructive suggestions about conducting examinations more frequently, about regulating coaching centers. One point that is coming across from all members, regardless of party affiliations, is this bill will certainly ensure that those who are caught will be punished within 5 months' time. But I think prevention is also very important. As we all know, in health, prevention is always better than cure. So my 4 constructive suggestions. Number 1, students should also have a formal consultative voice in examination reforms. Policies for young India, in my opinion, have to be shaped by young Indians. Number 2, I would urge all governments, not just the central government, state governments also, to quickly consider and look at adopting the reports of Nandan Nilekani's report. Let's not forget, let's not try to politicize this issue. A vast number of paper leaks happen in opposition-ruled states. They also conduct their examinations. So number 3, every major national or state examination should have independent security audits. My appeal to the minister, please publish a quarterly public examination dashboard that discloses number of complaints, FIRs registered, investigations completed, convictions attained. Number 4, every major national or state examination must have technology-enabled monitoring for suspicious patterns. Ultimately, an effective examination system must perform 3 key functions: prevent the leak, detect the leak, and punish the leak. So I had the opportunity to first enter Parliament when I was 27 years of age. और आज मैं पिछले 22 सालों में मैं राजनीति में हूं, मैं कह सकता हूं कि आज शायद पहली बार शिक्षा और एजुकेशन एक राष्ट्रीय मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और मैं इसका स्वागत करना चाहता हूं. Sir, I'm not yielding. I'm not yielding. Please, please. Sir, I first time, पहली बार I have seen that education एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. मैं इसका स्वागत करना चाहता हूँ. मैं मानता हूँ कि हमारे डेमोक्रेसी को अधिक मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही हेल्दी साइन. I believe, and I've always believed, elections should be fought over the quality of schools, the integrity of our examinations, the affordability of colleges, and the opportunities available to our youth. I appeal to the opposition. You can question the government, make suggestions, suggest reforms, hold it accountable, but don't try to weaponize NEET to revive your political fortunes. Sir, आज students सरकार से accountability, सरकार से merit मांग रहे हैं, बिल्कुल, मैं इस बात पर सहमत हूँ. लेकिन वे opposition party से भी एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपके पार्टियों में merit को reward किया जाता है या suppress किया जाता है? बताइए भाई. That is a question that even opposition leaders will have to answer. Sir, हमारा लक्ष्य केवल अगली परीक्षा सक्सेसफुली कंडक्ट करना नहीं होना चाहिए. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट, रोबस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम बनाए. सर, और एक बार मैं अपने पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से भारत के सभी युवाओं को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं. वी हियर योर वॉइस, वी वैल्यू योर हार्ड वर्क, वी विल प्रोटेक्ट योर मेरिट, एंड इफ एनीवन ट्राइज टू स्टील योर फ्यूचर, दिस गवर्नमेंट will apply the full force of law to stand with you, not against you. Thank you very much. Thank you. Dr. Sudhanshu Trivedi ji. माननीय उपसभापति महोदय, आज जब इस विषय पे मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो मेरे मन में संवेदना भी है और वेदना भी है. संवेदना उन छात्रों के प्रति और वेदना उस पे हो रही दुखद राजनीति के प्रति. माननीय सभापति महोदय, जैसे अभी झा साहब ने बोला था कि उनका स्टेक है, तो इस सदन में मैं एक नेता के रूप में नहीं, एक सांसद के रूप में नहीं, मैं इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके बने हुए एक छात्र के रूप में और बाद में इंजीनियरिंग के शिक्षक के रूप में, मैंने छात्र और शिक्षक दोनों रूपों में बच्चों के उस भाव को अनुभव किया है कि अगर उनको लगता है कि उनकी परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो गई तो उनके मन का क्या भाव होता है, यह मैंने अनुभव किया. और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस जमाने में हमने एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम आईटीज के, जिस जमाने में राजीव गांधी जी थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ
इंग्लिश का एग्जाम होता था, और जब तक इंग्लिश क्वालिफाई ना करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कॉपी नहीं जचती थी। तमाम बच्चे इसलिए नहीं आ पाते थे, और अगर वो सेलेक्ट हो जाए तो वो छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो घबरा जाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग थे, मगर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 13 भाषाओं में एग्जाम होता है, और 13 भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। और आज जो युवा पीढ़ी है, तरुणाई है, वो आज नई ऊंचाइयों पर जा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया, फिजिक्स ओलंपियाड में हमने ज्वाइंट रूप में सही 5 गोल्ड मेडल पाकर टॉप किया। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया। आप अगर देखें तो अभी स्काई रूट कंपनी ने भारत का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट विक्रम 1 लॉन्च किया, और जिसकी एवरेज एज 28 साल है। और यह भी याद करिए, इस समय हमारे बच्चों के, युवाओं के प्रतीक कौन? गुकेश डोमराजू, जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना। वो देवव्रत महेश रेखे, जिसने 19 साल की उम्र में दंडकम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का करके दिखा दिया। यह है हमारी एक्चुअल जेनजी की प्रतिभा, और इस प्रतिभा को निखारने और संवारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और वो कितनी संवेदनशील है, उसका प्रमाण उपसभापति महोदय यह है कि हमारे इसी सदन के नेता माननीय नड्डा जी और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी दोनों गए, और उन्होंने सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के अलंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत का पहला आमरण अनशन हुआ था 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टाभी श्रीरामुलु ने। किस लिए? कि तेलंगाना, आंध्र को अलग किया जाए। मगर सभापति महोदय 15 दिसंबर 1952 तक, और उनकी मृत्यु हो गई उस आमरण अनशन में, मगर सरकार के कान पर जूं नहीं रोकी थी। यह दिखाता है कि कितनी संवेदनशीलता थी और कितना। फिर हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए, 2 चक्र की वार्ता की माननीय नड्डा जी ने और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया, कैबिनेट में कठोर प्रावधानों वाला बिल पास किया, मध्य रात्रि में छात्रों के लिए संदेश किया, और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सकारात्मक कदम उठाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। मगर सभापति जी, मैं समझ नहीं पाता हूं, हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है, एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा? सर, अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती। हम आज लीडर बन के खड़े होते हैं। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं, और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते। हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं, और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता, और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। Which I can say in English, we are having a sensitive approach, secure process and a stringent law. So SSS is our main motto, how to ensure these things. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पे 2 पक्ष हैं, एक लीगल यानी वैधानिक पक्ष, और दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल पक्ष। हम दोनों, पहले मैं लीगल पक्ष के ऊपर बात करूंगा, फिर पॉलिटिकल पक्ष के ऊपर। मगर हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिखाई है कि जब छात्रों के भविष्य की बात आए, तो ऐसा कठोर कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मनोबल जमींदोज हो जाना चाहिए। और इसके लिए 2024 के एक्ट के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठित पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ रुपए से उसको आर्थिक दंड को 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक ढांचा जमींदोज हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 में 5 वर्ष के कारावास को 7 वर्ष किया गया है, और 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष किया गया है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका दोषी पाया जाता है तो 50 लाख रुपए का होगा,
फाइन। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी कड़ा शिकंजा करने की व्यवस्था की गई है, तो यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन और सजा जो है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून कितना भी कठोर हो वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक जांच द्रुत गति से ना हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 और बी, ए एंड बी, दो नए संशोधन किए गए हैं जिससे जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी है। और पहले प्रावधान यह था कि केवल सेंट्रल एजेंसीज करेंगी, अब स्टेट्स को इंपावर किया है कि वो चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बना सकते हैं और उसे भी 2 महीने के अंदर जांच देनी होगी। यानी स्टेट्स को भी पावर दिया है और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था भी की है। परंतु सभापति महोदय, जांच कितनी भी द्रुत गति से हो, जब तक न्याय द्रुत गति से ना हो तो भी समस्या होती है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है, सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हियरिंग करेंगे और इसके लिए कोई भी राज्य या केंद्र शासित राज्य या प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा के ऊपर डिजिग्नेटेड कोर्ट का गठन कर सकेगा। परंतु सभापति महोदय, कई बार न्याय में बीच में लोग लूपहोल निकाल लेते हैं, तो यह भी व्यवस्था की गई है यदि कोई कानूनी दांवपेच निकालकर बचना चाहे तो कोई स्पेशल टास्क फोर्स के आदेश या निर्णय को चैलेंज करना चाहे तो उसे हाई कोर्ट में 2 जजेस बेंच में ही जाना पड़ेगा और उस अपील का डिस्पोजल 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। यानी हर प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इस विधेयक में पेपर लीक पर कठोर दंड, समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय, तीनों का ही समस्त प्रावधान किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया है वो बहुत सारा विस्तार लोग बता चुके हैं। IITs 15 से 23 हुई, IIMs 15 से 21 हुई, एम्स 7 से 20 हुए, मेडिकल कॉलेज 387 to 808 हुए, टोटल यूनिवर्सिटी 760 से 1338 हुई, अंडर ग्रेजुएट MBBS सीट 151% बढ़ी, PG सीट 140% बढ़ी और 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ताकि आने वाले वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीट्स का गठन हो सके। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश 2023 में अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन के लिए किया है और यह भी व्यवस्था की है कि 6,000 हमारे जो कॉलेज है 6,300 संस्थाओं में 1 नेशन 1 पोर्टल, ताकि इंटरनेशनल जो हमारे जर्नल्स होते हैं वो फ्री में अवेलेबल हो। 13,000 टॉप जर्नल्स आप कोई भी बच्चा जाके वहां से डाउनलोड कर सकता है। और इतना ही नहीं है सभापति महोदय, विगत 12 वर्षों में QS वर्ल्ड रैंकिंग में, जहां 2014 से पहले हमारे संस्थानों की संख्या सिंगल डिजिट में थी, आज 54 इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर जिनकी रैंकिंग होती है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। 58,000 से अधिक विदेशी छात्र आके पढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पहली बार हमारे संस्थान IIT मद्रास का जंजीबार में कैंपस बना है, IIT दिल्ली का अबू धाबी में बना है, IIM अहमदाबाद का दुबई में बना है और अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए थे तो पहली बार IIM बेंगलोर के कैंपस के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने रिक्वेस्ट किया है और उसकी अनुमति प्रदान की गई है। यह दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किया। और एक और मैं कहना चाहूंगा, हमारे विपक्ष में कई विद्वान लोग बैठे हैं, अब भारत का जो फॉरेन रेमिटेंस है $135 बिलियन आता है और उसमें से पहली बार ऐसा है विगत 2 वर्षों में जब वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में से आता है। यानी हमारा जो टैलेंटेड यूथ है जो जाके, जिसको आप हाई लेवल स्किल वाले जॉब्स कहते हैं, उनमें से करके वो ला रहा है। तो यह दिखाई पड़ता है कि हम कितने सही ढंग से काम कर रहे हैं। माननीय खड़गे जी ने बोला था कि साहब हमने उनसे सीखा और हम ही जो है वो उनसे सीखने के बाद ये नीट का और NTA का विषय लाए। तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने बोला था कि 1992 में अवधारणा दी थी और उसके बाद 2014 तक राह देखते ही रहे। इसे कहते हैं आंख को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो वास्तविकता में मोदी जी की प्रतिबद्धता से वह विषय सफल हुआ। और मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे डिटेल्स माननीय मंत्री जी ने बताए किसके कालखंड में क्या क्या पेपर लीक हुए, पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो अपने नेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस के शासन काल में एक यात्रा निकली थी, पद यात्रा, अजमेर से जयपुर तक। सचिन पायलट जी ने यात्रा निकाली और कहा पेपर लीक कितने हो रहे हैं कि मैं छात्रों के हित में पदयात्रा निकाल रहा हूं। मगर अफसोस कि उन्होंने उसके ऊपर कोई शिकन नहीं आई।
उन्होंने, और सुनिए, इनके मुख्यमंत्री ने बोला, बात रिकॉर्ड पे जा रही है, कोई इनके और बात नहीं। मुख्यमंत्री ने बोला मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और उस समय सचिन पायलट जी का मीडिया में बयान है जिसमें उन्होंने कहा पेपर लॉक में था, लीक हो गया। ये कैसी जादूगरी है? अब मैं बताना चाहता हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। मुझे लगता है कि आज सारे के सारे, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से लोगों ने यह कहा कि नीट को समाप्त कर देना चाहिए। मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, जब नीट नहीं थी 2016 में, तो क्या होता था? प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें नीलाम हुआ करती थी, लाखों लाख रुपए में। वो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे को तो कभी उसके लिए स्वप्न से बाहर था कि 25 लाख 50 लाख रुपए देकर एडमिशन पाएगा, पीजी में कहीं 1-1 करोड़ रुपए देकर एडमिशन पाएगा। मगर आज प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है इस साल के नीट में, कैसे कैसे बच्चों को अवसर मिला। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान के बाड़मेर में एक दिहाड़ी मजदूर लखाराम की बेटी को और बूंदी में राजस्थान की सूरज सैनी को मौका मिला है। भागलपुर का सूरज कुमार या रायसेन के मध्य प्रदेश का आदर्श लोधी या लखनऊ की वो नीलू जिसकी मां घरों में काम करती थी, गोरखपुर का वो विशाल तिवारी जिसके पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, मुजफ्फरनगर का वो मोहम्मद सुहेल जिसके पिता ई रिक्शा चलाते थे। सभापति जी, इन बच्चों के अरमान पूरे होने का यदि श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इन बच्चों के अरमान पूरे हुए, मगर जो कैपिटेशन फीस लेके सैकड़ों करोड़ प्रति वर्ष कमाते थे, उनके अरमानों पे बिजली गिरी है। और उस बिजली गिरने के कारण एक कहावत होती है कि तन बदन में आग लगना, मगर सभापति जी इनके तन बदन और धन तीनों में आग लगी हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की आग ये लगाने का प्रयास करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता 2024 में क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस टेस्ट में, कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो अमुक जाति के लोग बनाते हैं, इसलिए अमुक जाति के लोग उसमें ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, और दूसरी जाति के बने तो कौन से। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर कोई फार्मूला होगा उसमें जात कहां से आ गई। सभापति जी 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, अगर सेंट्रीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो C/5 = M-32/9 होता है। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो सवाल और जांचने वाले में जात कहां से आ गई। मैं जेनजी से कहना चाहता हूं, समझिए इनके खतरनाक इरादे। ये उस समय भी आपको गुमराह करने में लगे हुए थे, और आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि SC ST OBC के रिजर्वेशन के बारे में। सभापति महोदय, शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC का रिजर्वेशन, बिजला जी ने बोला था सर, जैसे ही दूसरा वाला वोट बैंक दिख जाता है, AMU SC ST OBC रिजर्वेशन साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ, कश्मीर में SC ST रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं है। हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी घोषित करके SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। और याद करिए सर, कश्मीर में यह प्रावधान था कि वाल्मीकि समाज की एक बच्ची जब वो PhD करके गई कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना है, तो उससे कहा गया तुम्हारे डोमिसाइल के हिसाब से तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते हो। और ये लोग आके आज मनुस्मृति की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज वो धारा 370 हटने के बाद उन्हें वास्तविक अधिकार मिला है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं सर, रिजर्वेशन में इन्होंने ऐसी घुसपैठ की है माइनॉरिटीज की कि अभी एक केस जो था हाईकोर्ट ने क्वैश किया है पश्चिम बंगाल सरकार का। सर, इन्होंने OBC के आरक्षण में ऐसा किया, आगे का दरवाजा खोला, पीछे का दरवाजा खोला और रोशनदान भी खोल दिया कि किस प्रकार से अपने वोट बैंक के सारे लोगों को माइनॉरिटी में लाया जा सके। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, खड़गे जी ने जो कुछ भी बोला, अब उस विषय के ऊपर मैं बोल चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता, मगर फिर मैं बताना चाहता हूं, आज समाज में जो लड़ाई लगाने की बात की जाती है, आज जस्ट रिपीटिंग क्विकली,
कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हु और शूद्राज में चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। सेकंड, उन्होंने द अनटचेबिलिटी में लिखा है पेज नंबर 155 पे, आप कहेंगे तो मैं अभी आपको ऑथेंटिकेट कर सके दे सकता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा देयर वाज नो अनटचेबिलिटी, मनुदेरा स्टार्टेड ऑन 4th सेंचुरी, सब्सिक्वेंट बिकम ऑन 8th सेंचुरी। अब 8th सेंचुरी से इस देश में क्या हुआ था ये भी याद रखने की जरूरत है। पर मैं ये कहना चाहता हूं सर एक और बात, कि आज जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, सर उन्होंने कभी जिंदगी में कंपटीशन देखा है? कभी नहीं देखा सर। ये वो नेता हैं जिन्होंने एजुकेशन में कंपटीशन नहीं देखा, नौकरी में कंपटीशन नहीं देखा, पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं देखा, और अपनी पार्टी में तो ऐसी रेस दौड़ते थे जिसमें एक ही आदमी दौड़ रहा होता था। तो आप सोचिए कि जिन्होंने कभी रियल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, मतलब फेस ही नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जमीन से एक एक परीक्षा को पूरे करते हुए किस प्रकार से उभर कर सामने आए तो साफ समझा जा सकता है। मैं सर कोट करना चाहता हूं, सर दुनिया की सबसे बड़ी, सर आपने अपने टर्न में बोलिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के चीफ सर जेनसेन हुआंग ने 23 सितंबर 2024 को कहा है, एनवीडिया के सीईओ ने, उसने कहा व्हेनेवर आई मीट पीएम मोदी आई फाइंड एन इनक्रेडिबल स्टूडेंट इन हिम। तो एक तरफ है हमारे नेता जो मोटिवेटेड, डेडिकेटेड एंड इनक्रेडिबल स्टूडेंट है, दूसरी तरफ एक वो है जो फ्रस्ट्रेटेड, रिजेक्टेड और हर लोकसभा सत्र के बाद इंटरनेशनली इनविजिबल नेता है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक चीज जो हमारे लिए चिंता का विषय है सर, देखिए जिस प्रकार की भाषाएं आई वहां पर बच्चों के उसमें वो बहुत अशोभनीय और चिंताजनक था, जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया गया। मगर बच्चों की क्या गलती है सर, जो बड़ों से सीखते हैं। यदि यहां पे गालियां दी जाती हैं, अभी जो सदन में सदस्य खड़े हुए उन्होंने भी गाली वाली दी थी, अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को बिहार में मां की गाली दी जाती है, आखिर में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। तो मुझे लगता है ये अभी ध्यान रखना चाहिए। मगर मैं दलगत भावना से अलग होकर कहता हूं, आज जो कुछ आपने सुना, हम इस तरफ पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, क्या हमें नहीं लगता कि इस विषय को लेकर हमें चिंता होनी चाहिए? इस पे पूरे सदन को चिंता होनी चाहिए और इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इसलिए मैं सदन की तरफ से कहना चाहूंगा कि शील, विनय, आदर्श, सभ्यता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? और मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, मैं जेन जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने एक गाना सुना होगा, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो मैं बच्चों से बताना चाहता हूं, ये पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, मगर इंस्टाग्राम फ्री, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री, ये फ्री क्यों दिया जा रहा है भाई? जबकि वो सभ्यता क्या कहती है, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तो मैं समझना चाहता हूं वो फ्री आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपके दिमागों को कैप्चर किया जा सके। इसलिए मैं पुनः 1997 की एक मूवी है यस बॉस, जो शाहरुख खान और जूही चावला थे, तो वो अपने बॉस को सोचती है कि वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मगर वो उनको ट्रैप में फंसा रहा था। तो एक गाना था, बड़े टेढ़े मेढ़े दुनिया के रास्ते, खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते। तो मुझे लगता है कि जेन जी को इस विषय के ऊपर समझना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं युवाओं से, याद रखिए योग, भोग, संग्राम तीनों जवानी के काम। और याद रखिए 80% लोग भोग में और 20% लोग संग्राम में पड़े हुए हैं। बहुत संभल कर आगे कदम बढ़ाना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जब छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व आ गए थे, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, 23 जुलाई को 9:30 पे सोनम वांगचुक जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बहुत पेन है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए। बच्चों से कहूंगा सावधान रहिए, ये बड़े खतरनाक एलिमेंट हैं। ये अवसरवादी, अराजकतावादी हर आंदोलन में चले जाते हैं, सीए में भी चले जाते हैं, किसान में भी चले जाते हैं, कुछ पहलवान में भी चले जाते हैं, आज बच्चों में भी। तो ये वो मुखौटा है जो कभी मुसलमान के पीछे छुपता है, कभी किसान के पीछे छुपता है, कभी पहलवान के पीछे छुपता है, आज नौजवान के पीछे छुपा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि देखिए वो जो बच्चे हैं वो तो भटके हुए नौजवान हैं सर, बच्चे तो भटके हुए नौजवान हैं, मगर सत्ता के लालच में पक्की दाढ़ी वाला एक लटका हुआ नौजवान भी है, उससे उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और मैं सर बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने यह ध्यान रखा, हिंदी में एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन न पिसने पाए, हमने ध्यान रखा कि उन अपराधी तत्वों के बीच में बच्चों के साथ किसी प्रकार का वो ना होने पाए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य है संवेदना, संवाद के साथ समाधान खोजना, इनका है दुष्प्रचार, अराजकता के साथ घमासान मचाना। और बस अंतिम पंक्ति कह के समाप्त करता हूं, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं,
प्रधानमंत्री जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में निकाला है कि वो पुराना गीत हम सबने सुना होगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के। और अंत में कहना चाहूंगा बच्चों से यह भी कि हां हो सकता है कुछ कष्ट आपको हुआ हो, मगर हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अभी माननीय राम गोपाल जी कहते थे कार सेवक चढ़ तो गए थे मगर चिपक गए, साथ साथ के गोलियां मारी गई थी, कनपट्टी पर सटा के गोलियां मारी गई थी। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, अंत में प्रधानमंत्री जी की तरफ से बच्चों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से वही दावा करे हैं चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण प्लीज। कुल लगभग 62 स्पीकर्स हैं और अभी तक हम सिर्फ 20वें नंबर तक पहुंचे हैं, इसलिए आप सबसे आग्रह है जो बाकी आगे स्पीकर्स हैं, स्टिक टू योर टाइम, स्टिक टू योर टाइम। श्रीमान मुकुल वासनिक जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने जो मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए जो मौका दिया उसके लिए। सुधांशु जी ने बड़े